हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपरा रूल नंबर 37A की, जो कि बात करता है अनसोलिसिटेड प्रपोजल्स की। अनसोलिसिटेड प्रपोजल्स ऐसी प्रपोजल्स होती हैं जो कोई इनोवेटिव आइडियाज हों, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी प्रोक्योरिंग एजेंसी के अपने मिशन की तकमील या उसकी जो भी विजन वगैरह है उसके इदारे का, उसको अकम्प्लिश करने के लिए कोई पर्सन या कोई कंपनी कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया उस प्रोक्योरिंग एजेंसी को प्रेजेंट करे या प्रपोज करे जो कि उसके मिशन की तकमील में उसमें कारआमद साबित हो सकता है या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में हेल्पफुल हो सकता है। सो पेपरा में उस इन रूल्स में ये लेटर ऑन ऐड किया गया, ये रूल 37A के नाम से। और उसमें इसकी मुकम्मल मेथोडोलॉजी बताई गई है कि जब ऐसी आइडियाज एजेंसीज के पास आ जाएं तो उस केस में ये फिर एजेंसीज ने क्या करना है और क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए किस तरह इसको एग्जीक्यूट करना है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, और कैसे फिर इसको अवार्ड की तरफ ले जाना है। सो आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अनसोलिसिटेड प्रपोजल्स क्या होती हैं और इनका क्या मेथोडोलॉजी है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जिसपे एक प्रेजेंटेशन के जरिए मैं इंशाल्लाह आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो सो एज ए मेंशन के टॉपिक का जो नाम है हमारे का, वो अनसोलिसिटेड प्रपोजल्स है और ये डिस्कस हुआ है पेपरा रूल्स 2004 वर्जन में, अंडर रूल नंबर 37A के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें रिलेटिवली एडवांस कॉन्सेप्ट्स या कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आइडियाज, इनिशिएटिव्स या प्राइवेट सेक्टर से कोई भी आने वाले सॉल्यूशंस इस रूल में डिस्कस होते हैं। उनकी मेथोडोलॉजीज के कैसे आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से ऐसे आइडियाज को आपने फर्दर एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाना है। सो व्हाट इज एन सॉलिसिटेड प्रपोजल। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी प्रपोजल कौन सी होती है जिसको अनसॉलिसिटेड प्रपोजल कहते हैं। अगर सादा जुबान में इसको बयान किया जाए तो ये ऐसा टेंडर है जो इदारे ने या एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने खुद से इनिशिएट नहीं किया, ना ही उसके लिए कोई एप्लीकेशंस फ्लोट की हैं, ना ही कोई एड वगैरह दिया है, बल्कि किसी भी पर्सन या किसी भी कंपनी या किसी भी और एंटिटी की तरफ से एक सजेस्टिव किस्म किस्म का एक आइडिया है। आप प्रोएक्टिव किस्म का आइडिया कह सकते हैं उस एजेंसी के लिए कि जिसका कोई मिशन है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, और ओवरऑल वो प्रोजेक्ट करने से उसका मिशन मुकम्मल हो सकता है। सो अ प्रपोजल सबमिटेड बाय एनी प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल या पब्लिक और प्राइवेट एजेंसी विदाउट प्रायर रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोक्योरिंग एजेंसी। सो मोटी मोटी इसकी डेफिनेशन तो ये है कि किसी भी इदारे, प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल या पब्लिक प्राइवेट किसी भी एजेंसी की तरफ से सबमिट की गई कोई भी प्रपोजल जो कि एजेंसी ने खुद से डिमांड नहीं की, ना ही रिक्वेस्ट की, सो ऐसी प्रपोजल को कहा जाता है अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। सो पर्पस ऑफ द रूल 37A, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज द इनोवेशन, नए आइडियाज को प्रमोट करना, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज या इक्विपमेंट्स के साथ उस इदारे को रोशनास करवाना या उसकी तरफ उसको कन्वर्जन करना। अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू इनिशिएट द आइडियाज,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करते हैं इसी रूल के अंडर। और अल्टीमेटली इससे फिर ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन का कल्चर जो है वो प्रमोट होता है। सो द एग्जैक्ट रूल, जो टाइटल है वो तो सिंपल अनसोलिसिटेड प्रपोजल है। इसको रीड आउट कर लेते हैं। अंडर सब क्लास 1, an unsolicited proposal received by the procuring agency from any individual or agency, private or public, consistent with the mission of the procuring agency, shall be assessed by the assessment committee consisting of at least 3 technical experts to be notified by the procuring agency. So ऐसा आइडिया जो कि आपके इदारे की के मिशन के साथ एकम्प्लिश करता हो और वो दिया गया हो किसी एजेंसी की तरफ से, किसी इंडिविजुअल की तरफ से, किसी प्राइवेट या पब्लिक एंटिटी की तरफ से, लेकिन वो आपके मेन जो इदारे का मिशन है, फॉर एग्जांपल आप अपने इदारे को लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या ई बिडिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं, ई फाइलिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पेपरलेस फाइलिंग सिस्टम मैं प्रमोट करना चाहता हूं। सो आपका एक मिशन है कि मैंने बाय द ईयर 2027 अपने इदारे को पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ ले जाना है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक मिशन या विजन है। सो इस मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर से कंपनी या कोई इंडिविजुअल आपको कोई ऐसी प्रपोजल दे कि जी आप ई फाइलिंग सिस्टम बना लें, और वो इस किस्म का होगा, एक मुकम्मल प्रपोजल वो सबमिट करे सॉफ्टवेयर के साथ। उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, क्या हार्डवेयर होगा, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस इंडिविजुअल या उस कंपनी के पास हो, और वो एक जामे किस्म की प्रपोजल आपको दे विद स्पेसिफिकेशंस, विद कॉस्ट, एवरीथिंग, कि आपका इसके ऊपर इतना खर्चा आएगा और इतना टाइम लगेगा, इतने रिसोर्सेज आपके लगेंगे। सो ऐसी आइडिया और ऐसे प्रपोजल को कहा जाता है अनसॉलिसाइटेड प्रपोजल, क्योंकि ये इदारे ने खुद से ये डिमांड नहीं की इस प्रपोजल को सबमिट करने की, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपना ये मिशन जाहिर किया, मे बी अपनी वेबसाइट पे या अपनी पब्लिकेशंस में, और उस मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए किसी ने ये प्रपोजल या कि ये फर्दर आइडिया उनको फ्लोट कर दिया। सो ऐसे आइडियाज को कहा जाता है अनसोलिसाइटेड प्रपोजल। सो जब ये आइडिया आपके पास आएगा बीइंग प्रोक्योरिंग एजेंसी, सो आपका काम ये है कि आप उस आइडिया की असेसमेंट करवाएंगे, और असेसमेंट करवाएंगे एक कमेटी से। वो कमेटी आपने खुद बनानी है। उसमें कम से कम तीन टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे उस फील्ड के रिलेटेड, और वो फिर आप नोटिफाई करेंगे और वो उसकी बकायदा असेसमेंट करेंगे। आगे चलते हैं, इसके फर्दर स्टेप्स पढ़ते हैं कि फिर वो कमेटी का क्या रूल होगा, उस कमेटी के बाद फिर क्या आपने करना है। द असेसमेंट कमेटी शेल असर्टेन द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। सो जो ही वो कमेटी नोटिफाई हो जाएगी, वो उस प्रपोजल की वायबिलिटी चेक करेगी कि क्या ये प्रपोजल, इसकी कॉस्ट, इसके फीचर्स, इसकी हार्डवेयर, इसका सॉफ्टवेयर, ये वायबल है, आपके बजट के अंदर आता है, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं। तो मुकम्मल अपनी नीड्स के साथ उसको असेस करेंगे और उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे। सो अब अगर वो वायबल होगी, इफ द प्रपोजल इज फाउंड वायबल, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल, सो इसके बाद इसके कोई 4-5 किस्म के स्टेप्स हैं कि अगर वायबिलिटी प्रूफ हो जाए उस कमेटी की तरफ से, सो फर्दर फिर आपने क्या करना है। So the first step is advertise the proposal for open competition without disclosing the name of initiator of unsolicited proposal. So immediately you will advertise the proposal. आप वो proposal या वो concept जो है कॉल आप फ्लोट करेंगे न्यूज़पेपर्स में, पेपरा की वेबसाइट पे, अपनी एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर, और आप इनिशिएटर का जो नेम या उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। वो आप शेयर नहीं करेंगे, जस्ट उसकी टेक्निकल प्रपोजल जो है वो आप शेयर करेंगे। कंडक्ट प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, उसके ऊपर आप प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस कॉल करेंगे उसी आइडिया के ऊपर। सो exempt the initiator of the unsolicited proposal from the pre-qualification process. सो इस प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में जो इनिशिएटर है जिसने ये आइडिया आपको इनिशियली दिया था, वो एग्जेम्प्टेड होगा, और वो ऑटोमेटिकली प्री क्वालिफाइड ही तस्वर किया जाएगा। बल्कि अगले स्टेप में पेपरा कहता है कि आप उसको एडिशनल 5% वेटेज भी देंगे। बाकी जो बिडर्स आएंगे या बाकी जो भी
कंपनीज आएंगी, उसके ऊपर जो इनिशिएटर है उसको 5% ओवरऑल के ऊपर वेटेज एडिशनल मिलेगी। लाइक अगर उसकी प्रपोजल ने 75% मार्क्स लिए हैं, सो अब उसको 80% अवार्ड किए जाएंगे, प्लस 5% उसका वो आइडिया इनिशिएट करने का एक बोनस होगा, जो कि पेपरा ने उसको अलाउ किया है। प्रीमियम अवार्ड 5% additional weightage to the project proponent in the combined evaluation of his proposal। सो जो उसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल का जो कंबाइंड स्कोर होगा, उसमें अल्टीमेटली आप 5% मजीद ऐड करेंगे। सो ये हमारा इसका मेन सब क्लास 1 है, जिसके अंदर मोटी मोटी ये बातें की गई हैं कि अनसोलिसिटेड प्रपोजल क्या होती है, और उसके बाद जब वो प्रपोजल रिसीव होगी तो आपने एक कमेटी बनानी है। कमेटी में 3 कम अज कम टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, और उसका नोटिफिकेशन भी होगा प्रोक्योरिंग एजेंसी की तरफ से। उसके बाद कमेटी अपनी मीटिंग कॉल करेगी, उस मीटिंग में वो आइडिया प्रेजेंट किया जाएगा, उस आइडिया को असेस किया जाएगा अपने मिशन, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने बजट के हिसाब से। और अगर आपकी कमेटी ने इस नतीजे पे पहुंच गई कि ये आइडिया जो है हमारे लिए वायबल है, सो देन आपने इसको एडवर्टाइज करना है, बट उसमें ये ख्याल करें कि उस इनिशिएटर का नेम या उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस वगैरह वो भी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप एक प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, उसी एड के अंदर आप बताएंगे कि कॉल फॉर प्री क्वालिफिकेशन। लेकिन उस प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में जो इनिशिएटर है वो एग्जेम्प्टेड होगा, और अल्टीमेटली उसकी कंबाइन एवल्यूएशन के ऊपर उसको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे। सो ये हमारा सब क्लास जो 1 है वो हमने डिस्कस कर ली। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज, जो इसकी सब क्लास 2 है। इफ नो अदर बिडर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट सबमिट्स bid, the procuring agency may award the contract to initiator of the proposal। सो आपने जब ऐड दे दिया प्री क्वालिफिकेशन के लिए, अब अगर कोई भी बिडर आपको प्री क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन या उस आइडिया के लिए कोई अल्टरनेट प्रपोजल वगैरह देने के लिए नहीं आता या अपनी बिड सबमिट नहीं करता, सो आप उसको डायरेक्टली इनिशिएटर को अवार्ड कर सकते हैं वो प्रपोजल जो उन्होंने पहले दी थी। इन केस द बिडिंग इन केस ऑफ बिडिंग कंपटीशन, मतलब जो अगर कोई बिड्स आपको रिसीव हो गई, हो सकता है उसी आइडिया के ऊपर कोई और भी उसके कंपिटिटर्स हों और वो बिड्स सबमिट कर दें, सो अब क्या होगा, अब प्रॉपर आपने बिडिंग प्रोसेस इनिशिएट हो गया और आपने उसी तरह चलना है जिस तरह हमने पीछे रूल्स में पढ़ा। इफ द बिड ऑफ द इनिशिएटर डज नॉट इमर्ज एज मोस्ट एडवांटेजियस, the procure agency shall give initiator an opportunity to make his bid at par with the most advantageous bid। सो अब आप टेक्निकली और फाइनेंशियली क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करेंगे, उनकी मार्किंग करेंगे, और हो सकता है कि इस प्रोसेस के दौरान जो इनिशिएटर था उसके नंबर्स 5% देने के बावजूद भी किसी कंपिटिटर से कम आ गए हैं और विनर कोई और हो गया ड्यू टू एनी रीजन, मे बी टेक्निकली ज्यादा बेहतर था, फाइनेंशियली लो था, जो भी था, उस वजह से कोई भी अगर इनिशिएटर के अलावा कोई और कंपनी विन कर गई, तो यहाँ पे पेपरा फिर एक एज देता है इनिशिएटर को। वो कहता है कि आपने इनिशिएटर को पहले ऑफर करनी है कि हमारे पास ये बिड प्राइस आई है और ये स्पेसिफिकेशंस आई हैं, सो कैन यू मेक अप योर बिड एज पर दिस एट पार। सो अगर वो एग्री हो जाए तो उनको एक ऑप्शन या एक चांस दिया जाएगा कि वो अपनी बिड को मेकअप करें उसी कॉस्ट के ऊपर जो मोस्ट एडवांटेजियस बिड की कॉस्ट है, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाएगी। हाउएवर इफ द इनिशिएटर डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज टू मैच द प्रपोजल, लेकिन अगर इनिशिएटर ये चैलेंज कबूल नहीं करता और वो विनर प्रपोजल के साथ अपनी प्रपोजल को मैच नहीं करता, कॉस्ट को उसके साथ अलाइन नहीं करता, सो ही शैल बी गिवन राइट ऑफ रिफ्यूजल विदाउट फॉर फीचर ऑफ द बिड सिक्योरिटी। सो उसके पास फिर एक एज होगा कि उसको आप राइट दे दें कि वो अपनी बिड को वापस ले सकता है, और उसकी बिड सिक्योरिटी भी आप फॉरफीट नहीं करेंगे बल्कि उनको रिटर्न कर देंगे। The proprietary information of the initiator contained in the proposal shall remain confidential and shall not be disclosed to any interested bidder। So during pre-qualification process या bidding process,
जो उस प्रोपराइटर का, सॉरी, उस बिडर का, जो इनिशिएटर का जो प्रोपराइटरी राइट है, या उसका कोई नेम है, या उसकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो कहता है कि ये मेरी कॉन्फिडेंशियल है, तो आपने किसी भी इंटरेस्टेड बिडर के साथ उसको शेयर नहीं करना, ना ही किसी के ऊपर डिस्क्लोज करना है। नंबर 5 है, सब्जेक्ट टू सब क्लास 4, द प्रोक्योरिंग एजेंसी shall not be responsible for any intellectual property rights accruing to proposal of initiator। सो आपने अगर पीछे देखो, प्रोप्राइटरी राइट्स जो 4 में बात किए गए हैं, आप उसकी जिम्मेदार फिर भी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर उसके डिस्क्लोज हो भी जाते हैं, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी इज नॉट लायबल। उसको मतलब पेपरा ने आजाद किया है प्रोक्योरिंग एजेंसी को, unless otherwise expressly stated in writing by the initiator. The procuring agency may, if it considers necessary, disclose any information of unsolicited proposal or bidders or the bidders as part of the procurement document. So अगर आपको इनिशिएटर ने एक्सक्लूसिवली आपको परमिशन दी है इन राइटिंग कि आप उनकी प्रपोजल या उसमें बयान की गई मेथोडोलॉजी या स्पेसिफिकेशंस या उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, सो यू कैन मेक दैट प्रपोजल पार्ट ऑफ योर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेल। तो इसका ये मतलब है ताकि आपको एक बेहतरीन किस्म की ऑफर या प्रपोजल रिसीव हो जाए। सो इसको हम फर्दर फिर एग्जांपल्स और स्टेप्स वाइज इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 में असेसमेंट कमेटी बनती है। आपने क्लॉज 1 में पढ़ा है, इनिशियल असेसमेंट में कमेटी ऑफ एटलीस्ट 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जो ही वो आइडिया फ्लोट होता है या आपके पास आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस आइडिया की असेसमेंट करवानी है, और असेसमेंट के लिए आपने एक कमेटी तश्कील देनी है और उसको नॉमिनेट करना है। कमेटी एवेल्युएट करेगी उसकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी उस प्रपोजल की, और वो कमेटी जो है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी खुद से अपॉइंट भी करेगी, नोटिफाई भी करेगी, और उसके कम से कम 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसमें शामिल होने चाहिए। स्टेप 1 तो ये है। स्टेप 2 में इफ प्रपोजल इज वायबल, अगर कमेटी ने समझा कि ये प्रपोजल वायबल है, सो फिर क्या करेंगे, प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल इमीडिएटली एडवर्टाइज फॉर ओपन कंपटीशन। उस प्रपोजल को प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो एडवर्टाइज करेगी, लेकिन उसमें प्री क्वालिफिकेशन को ऐड देगी, प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस हेल्ड करेगी, लेकिन उसमें इनिशिएटर की आइडेंटिटी जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, और प्री क्वालिफिकेशन में उसको एक एज भी हासिल होगा। उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होगी इनिशिएटर के साथ? स्पेशल ट्रीटमेंट उसके साथ ये होगी कि एक तो वो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस से मुबर्रा होगा, उससे एग्जेम्प्टेड होगा, प्लस एंड के ऊपर उसको कंबाइन वेटेज के ऊपर 5% एडिशनल बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे, और उसकी आइडेंटिटी भी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। सो ये कुछ उसको सहूलियात हैं पहले केस में। सिनेरियो 1, अब फर्दर जब ये इनिशिएट हो गया तो आगे 2 किस्म के सिनेरियोज डेवलप हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये आ सकता है कि इफ नो अदर बिडर, के हो सकता है कि उस आइडिया के साथ कोई कंपटीटर ना हो और कोई भी बिड आपको रिसीव ना हो। सो उस केस में क्या होगा, इफ नो बिड इज रिसीव्ड आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, सो कॉन्ट्रैक्ट मे बी अवॉर्डेड टू इनिशिएटर immediately. If no other bidder participate in response to advertisement, the procurement agency may award the contract directly to the initiator. So आपने अगर कोई भी बिड रिसीव नहीं हुई तो you are allowed to award the contract to the initiator directly. सिनेरियो 2 क्या डेवलप हो सकता है? सिनेरियो 2 ये डेवलप हो सकता है कि आपको कोई कंपटीशन में बिड्स आ जाए और आपका कंपटीशन हेल्ड हो जाए, और उस केस में फिर फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। एक ये कि आपका इनिशिएटर भी उसमें पार्टिसिपेट करे, या खैर वो तो ऑलरेडी कर चुका है, उसकी वो विनर हो जाए। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वो विनर ना रहे और उसका कंपटीटर विन कर जाए। सो ऐसे केस में क्या होगा, इफ कंपटीशन एग्जिस्ट, अगर कंपटीशन होता है, नॉर्मल एवोल्यूशन कंडक्टेड, सो आप 2 स्टेज, जो 2 स्टेज सिंगल इनवेलप, सिंगल स्टेज 2 इनवेलप जो प्रोसीजर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स ली थी, उसी प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट करना है, और उसी तरह नॉर्मल टेक्निकल एवोल्यूशन करनी है। इनिशिएटर में नॉट बी लोएस्ट और बेस्ट बिडर, हो सकता है कि इनिशिएटर इस प्रोसेस को विन ना कर पाए और उससे कोई और बेस्ट बिडर बन जाए।
सो अब आप क्या करेंगे, ऑल बिड्स आर एवेल्युएटेड एंड मोस्ट एडवांटेजियस बिड इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले तो इंक्लूडिंग द इनिशिएटर आपने तमाम बिड्स को असेस करना है, और मोस्ट एडवांटेजियस बिड्स जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ख्याल रखें कि इसमें इनिशिएटर की बिड भी उसी क्राइटेरिया के मुताबिक असेस की जाएगी। और राइट टू मैच में इनिशिएटर को एक एज हासिल है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रूल 37 इज राइट टू मैच में यह है कि जब जो ही कोई मोस्ट एडवांटेजियस बिड कोई और बन गया, सो इनिशिएटर को आपने एक और मौका देना है कि वो उस बीट के साथ अपने आप को मैच कर ले, अपनी प्राइस को मैच कर ले, अपने स्पेक्स को, अपने स्केड्यूल को, अपनी स्पेसिफिकेशंस को उसके साथ मैच कर ले। सो इनिशिएटर कैन मैच द बेस्ट बिड गिवन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द मोस्ट एडवांटेजियस बिड। सो उसके साथ अगर मैच कर दे, इफ रिफ्यूज, अगर वो इनिशिएटर रिफ्यूज करता है, दे कैन विड्रॉ विदाउट लूजिंग देयर बिड सिक्योरिटी। सो वो बाहर निकल सकते हैं प्रोसेस से, और आप उन्हें उसकी बिड सिक्योरिटी भी वापस देनी है विदाउट फॉरफीटिंग। सो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज भी एम्प्लॉयर ने इंश्योर करना है कि वो मेंटेन रहे। proprietary or confidential information submitted by initiator is protected। ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रोटेक्ट करें उनके राइट्स को और उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, उसके आइडिया को, ताकि कल को उसकी अगर वो विन नहीं भी कर पाता तो उसका ये आइडिया कोई और ना कॉपी कर ले और सारा उसका बिजनेस मॉडल ना जाया हो जाए ना। इसका मेन मकसद ये है। कैनॉट बी शेयर्ड विद कंपिटेटर्स, कंपिटेटर्स के साथ वो शेयर नहीं कर सकते। दिस इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन एंड ट्रस्ट। सो ऑफ कोर्स अगर आप ये डिस्क्लोज कर देंगे तो आप अपनी ट्रस्ट लेवल को ब्रीच करेंगे। सो प्राइवेट सेक्टर से दोबारा लोग अब आपके साथ फिर काम करने को तैयार नहीं होंगे। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे आईपी राइट्स प्रोक्योरिंग एजेंसी मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आईपी राइट एसोसिएटेड विद द प्रपोजल। Initiator retains ownership and must manage and protect their own intellectual property। So ultimately ये property rights जो हैं, IP rights, ये initiator की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने इसको ओन करे, उसको मैनेज करे और प्रोटेक्ट करे अपने IP rights को। Disclosure conditions, डिस्क्लोजर रूल क्या है? द प्रोक्योरिंग एजेंसी मे डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इफ नेसेसरी। सो जाहिर बात है, जब आपने आइडिया को फ्लोट करना है तो कुछ ना कुछ तो उसका पार्ट आप बताएंगे कि आप का आइडिया इस नेचर का है। वो कि आप उसकी लीगल डिटेल्स नहीं बताएंगे कि ये किस कंपनी की तरफ से आइडिया आया है, बट टेक्निकल डिटेल्स उसकी आपको ऑफ कोर्स शेयर करनी पड़ेंगी, ताकि उसी के मुताबिक ही आपको बिड्स रिसीव हों। So, however, if initiator has restricted disclosure in writing, that must be respected। अगर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप कोई इंफॉर्मेशन ना शेयर करें तो इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। सो इसका एक प्रोसेस फ्लो मैंने बनाया है। इनिशियली प्रपोजल सबमिट होगी, उसके बाद असेसमेंट कमेटी बनेगी जिसमें 3 एक्सपर्ट्स होंगे, वो वायबिलिटी असेसमेंट करेंगे। और अगर इफ वायबल, वो असेसमेंट के बाद अगर वो प्रपोजल वायबल है, सो एडवर्टाइज फॉर ओपन कंपटीशन करवाएंगे न्यूज़पेपर में वगैरह में, जहां भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं आप वहां देंगे। प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस हेल्ड करेंगे, कंपिटिटिव बिडिंग प्रोसेस इनिशिएट होगा, और उसमें एवेल्युएशन की जाएगी, +5% वेटेज दी जाएगी इनिशिएटर को। उसके अलावा अगर इनिशिएटर लूज कर गया, डिस्पाइट ऑफ गिविंग द 5% वेटेज, फिर भी लूज कर गया, तो फिर आप उसको राइट टू मैच देंगे कि वो अपनी प्रपोजल को विनर के साथ मैच कर दे। और अगर उसके साथ वो एग्री करता है और मैच कर देता है, तो फिर पहला राइट जो है वो इनिशिएटर के पास है कि आप उसको अवार्ड करें। और अगर वो नहीं करता तो आप उसको अपनी प्रपोजल वापस करेंगे और उसकी सिक्योरिटी भी फोरफीट नहीं करेंगे, और फिर जो विनर आपका कंपटीशन में विनर जो था उसको आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे। सो ये टोटल हमारा रूल 37A की मुकम्मल एक फ्लो चार्ट के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो
एक केस स्टडी देख लेते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। कंसिडर अ केस वेयर अ प्राइवेट कंपनी सबमिट्स अ प्रपोजल फॉर अ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। कोई सोलर एनर्जी पार्क गवर्नमेंट लगाने चाहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, और कोई कंपनी नेशनल इंटरनेशनल जो भी है वो एक प्रपोजल सबमिट करती है प्लानिंग कमीशन में या गवर्नमेंट को कि हम आपको इसके लिए इतने मेगावाट एनर्जी देंगे, और ये हम सोलर पैनल इनिशिएट करेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये हमारी प्रपोजल है। तो उसके ऊपर क्या होगा, द प्रोक्योरिंग एजेंसी एवेल्युएट्स द प्रपोजल, वो प्रपोजल को एवेल्युएट करेंगे। इफ फाइंड इट वायबल, अगर वो वायबल हुई, देन ओपन इट फॉर कम्पिटेटिव बिडिंग, तो आप फिर उसको कम्पिटेटिव बिडिंग के लिए ओपन करेंगे। और दिस इंश्योर्स द इनोवेशन विद ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी यहीं से ही इंश्योर होगी और इनोवेशन भी ऑफ कोर्स आएगी। सो ये एक छोटा सा एक रफ सा आइडिया है। दूसरी एग्जांपल जो मैंने पहले दी ई फाइलिंग सिस्टम की या ई बिडिंग सिस्टम की, वो भी इसी तरह की है। सो अब क्विकली देख लेते हैं कि नॉर्मल और अनसॉलिसिटेड बिडिंग प्रोसेस में क्या फर्क है। सो इसका कंपैरिजन है 37A और ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट जो हम पहले पढ़ते रहे हैं रूल 37 तक। सो अलाउ सॉलिसिटेड, रूल 37A जो है, इसके अंडर जो प्रोसेस है वो अलाउ करता है कि अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स अंडर रूल 37A सबमिट हों। ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में नो अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स आर अलाउड। वहां पे आपको खुद से इनिशिएट करनी है, उसका बीओक्यू बनाना है, उसका स्कोप बनाना है, वर्क्स के केस में, गुड्स के केस में उसका स्कोप, उसकी क्वांटिटीज, सब कुछ, स्पेसिफिकेशंस, एवरीथिंग यू हैव टू मेक एंड प्रिपेयर। और उसको फिर अल्टीमेटली आपने कॉल फॉर प्रपोजल लॉन्च करना है, या नोटिस इनवाइटिंग बिडर एनआईटी आपने फ्लोट करना है न्यूज़पेपर में और पेपरा वेबसाइट के ऊपर। तो प्रपोजल असेस्ड बाय फॉर वायबिलिटी बाय एक्सपर्ट्स, 3 एक्सपर्ट्स अंडर रूल 37 में, फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स। और ये जो होता है ये ट्रेडिशनल में पीएचडीपी के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव हैं उन्हीं के ऊपर ही फोकस किया जाता है। ओपन कंपटीशन एडवर्टाइज्ड इफ प्रपोजल इज वायबल, वहां पे अगर प्रपोजल वायबल हो तभी ओपन कंपटीशन होता है, जबकि यहाँ पे हर प्रोजेक्ट में ही ओपन कंपटीशन अलाउ इंश्योर करना है। ऑलवेज एडवर्टाइज फॉर ओपन कंपटीशन, जहाँ पे प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ही ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है। अच्छा, वहां पे 37A में इनिशिएटर गेट्स 5% वेटेज, जबकि ट्रेडिशनल में कोई वेटेज या कोई प्रेफरेंसेस नहीं दिए जाते, ना किसी इनिशिएटर को ना किसी ब्रांड को। वहां पे इनिशिएटर हैज राइट टू मैच द लोएस्ट बिड, और जबकि यहाँ पे अवॉर्डेड टू लोएस्ट क्वालिफाइड बिडर। वहां पे आप बिड के साथ मैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इमीडिएटली उसी को अवार्ड करना है जो मोस्ट एडवांटेजियस बिड रखता हो। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोएस्ट हो। इनोवेटिव प्रपोजल्स इनकरेज्ड, स्ट्रिक्टली फॉलो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट प्लान। वहां पे अंडर रूल 37A आप इनोवेटिव प्रपोजल्स को इनकरेज करते हैं, जबकि यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट प्लान को या प्रोक्योरमेंट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये इसका टोटल एक कंपैरिजन है। इसके फायदे और एडवांटेज क्या हैं, बेनिफिट्स इसकी क्या हैं। इनकरेजेस इनोवेशन, जहरी बात है, कोई नई टेक्नोलॉजी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशंस, ये सारे इनकरेज होते हैं। प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट होता है, इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव प्रोजेक्ट क्वालिटी। अल्टीमेटली आपके सिस्टम की, आपके इदारे की, और उसकी ट्रस्ट भी बिल्ड होती है और उसकी क्वालिटी भी इंश्योर होती है। इसमें रिस्क्स एंड चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस इसमें क्या है, चैलेंज ऑफ फेवरेटिज्म, इसमें फेवरेटिज्म का ज्यादा आंसर आता है, क्योंकि जो इनिशिएटर है उसको एक तो वहां पे 5% का उसको फायदा मिल रहा है, फिर उसके बाद प्राइस मैच करने का उसको फायदा मिल रहा है, बिट सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर उसकी नहीं हो रही। तो इससे हो सकता है कि फेवरेटिज्म प्रिवेल करे। कम्प्लेक्स एवल्यूशन प्रोसेस है इसमें, नॉर्मल की तरह नहीं है। पहले आपने उसकी प्रपोजल की वायबिलिटी इंश्योर करनी है और जस्टिफाई करनी है, और उसके बाद अलग से प्री क्वालिफिकेशन की कम्प्लेक्सिटीज भी हैं, और फिर उसके बाद मैचअप की, और उसके बाद काफी सारी कंप्लेंट्स भी इस पे आएंगी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज भी आते हैं इसमें, आईपी वगैरह के इश्यूज ब्रीच हो जाते हैं, सो वो भी आपके ऊपर एक कंप्लेंट डेवलप हो सकती है इससे। मिस यूज ऑफ अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स,
Therefore, strict compliance with Rule 37A is needed. रियल केस बेस्ड सिनेरियो इसका देख लेते हैं कि प्राइवेट फर्म प्रपोजल स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसी सिटी के लिए या कोई सिक्योरिटी कैमरास वगैरह का कोई सिस्टम है, कोई फर्म आपको प्रपोज करती है, या बस रैपिड रैपिड ट्रांसिट सिस्टम आपको प्रपोज करती है। सो इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, या कोई एफपीआर के अंदर आपने रिफॉर्म्स करनी है पीओएस सिस्टम वगैरह में, सो उस तरह के जो आइडियाज हो वो भी इसमें आ सकते हैं। इसमें फीचर्स ये हैं कि एआई बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल वो प्रपोज करते हैं, स्मार्ट सेंसर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं, इंटीग्रेटेड सिटी डैशबोर्ड भी आपको प्रपोज होता है। इसका प्रोसेस ये होगा कि एवेल्युएट, पहले पहले उसकी जो प्रपोजल है वो एवेल्युएट की जाएगी एक कमेटी मिनिमम 3 एक्सपर्ट्स की। उसके बाद अगर वो वायबल होगी प्रपोजल आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ, सो इट विल बी ओपन फॉर it will be made open for competition, और इनिशिएटर विल गेट 5% वेटेज और राइट टू मैच भी उसको मिलेगा। सो ऑडिट की भी इसमें खसूसी नजर करम होती है। प्रॉपर असेसमेंट कमेटी फॉर्म करें, ओपन कंपटीशन कंडक्टेड, जस्टिफिकेशन फॉर वेटेज, जो 5% वेटेज आपने दी है उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी के मेंटेन रखना है, और अगर ना हो तो उसको भी ऑडिट ऑब्जेक्शन कर सकता है। सो ऑल प्रोविजंस ऑफ रूल 37A वर फॉलोड, ये भी ऑडिट देखेगा कि उसकी जितनी भी प्रोविजंस हैं क्या स्टेप बाय स्टेप वो सारी फॉलो की गई थी, एडवर्टीजमेंट वगैरह, प्री क्वालिफिकेशन वगैरह, बिड मैचअप, तो वो सारी चीजें भी आपने मिनटेड भी करनी है, डॉक्यूमेंटेड भी करनी है। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एजेंसीज में इंश्योर ट्रांसपेरेंट एवेल्युएशन, अपनी एवेल्युएशन को ठीक रखें, ट्रांसपेरेंट रखें, और प्लस सबसे जरूरी है कि उसको डॉक्यूमेंटेड रखें, हर चीज को आपने डॉक्यूमेंट करना है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, जो उन्होंने इनिशिएटर ने इनिशियल प्रपोजल सबमिट की है उसके कुछ राइट्स हैं, आईपी राइट्स हैं, उसको आपने मेंटेन करना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, और डॉक्यूमेंट ऑल डिसीजंस एंड अवॉइड फेवरेटिज्म। बीइंग कॉन्ट्रैक्टर आपको चाहिए कि सबमिट इनोवेटिव एंड फीजिबल प्रपोजल्स, प्रोटेक्ट प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, क्लियरली डिफाइन टेक्निकल सॉल्यूशंस, उसकी कॉस्ट वगैरह के साथ, उसके टाइम फ्रेम, उसकी जो भी आपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आपने प्रॉपरली मेंशन करनी है, ताकि कल को जब आपको इसको कंपेयर किया जाएगा आपके कंपटीटर के साथ, तो वो तो एग्जाम में बिड सबमिट करेंगे, सो आप वहां पे लूज ना कर दें। सो इनिशियली जब आप अपना आइडिया प्रेजेंट करें तो इट शुड बी अ कंप्लीट एंड जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट। बी प्रिपेयर्ड फॉर कंपटीशन, ऑफ कोर्स उसके लिए आपने रेडी रहना है, ये ना समझे कि आपने जो आइडिया दे दिया सो ये अवार्ड भी आपको होगा, बल्कि इसके ऊपर कंपटीशन हेल्ड करवाया जाएगा। सो की टेक अवेज फ्रॉम टूडेज लेक्चर इज encourage unsolicited innovations, ensures competitions through advertisement, provides innovate incentives to initiator, और maintains transparency। सो इंसेंटिव भी इसमें है और अट्रैक्शन भी इसमें है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। सो इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करना चाहिए। 37A की क्विकली समरी, प्रपोजल असेस की जाती है पहले स्टेप में, उसके बाद ओपन कंपटीशन हेल्ड किया जाता है अगर वो वायबल हो तो, और इनिशिएटर को है 5% वेटेज दी जाती है, उसको एडवांटेज दिया जाता है, उसके बाद उसको दोबारा बिड मैचअप की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और उसके राइट्स भी प्रोटेक्ट रखे जाते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अनसोलिसिटेड प्रपोजल को डिटेल में डिस्कस किया। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रूल 38 में बिड एक्सेप्टेंस की हम बात करेंगे। पीछे हमने बिड रिजेक्शन और बिड प्रोसीजर को मुकम्मल तौर पे बयान कर दिया है। सो अब अगले टॉपिक में हम बिड एक्सेप्टेंस और फिर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई फीडबैक हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भी भेजें, और ईमेल एड्रेस हमारा मेंशन है swiftexsimplified@gmail.com। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। ये हमारे लिंक्स हैं, इस पे हमें ज्वाइन करें और हमें फॉलो करें टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।